सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो कहता है कैलकुलेट एएल कंपनीज एग्जिस्टिंग वैक। एग्जिस्टिंग वैक निकालनी है। तो बेटा एग्जिस्टिंग वैक में कंपनी का सारा एग्जिस्टिंग डाटा यूज होता है। तो एग्जिस्टिंग डाटा ये ऊपर है, बस वो कहता है एपेक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना के बेचती है। जून 2025 का ये डाटा है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको दी हुई है। ये 1 मिलियन के साथ रुपए नहीं लिखे हुए, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ये। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अच्छा जी। ये एक शेयर की पार वैल्यू होती है और ये टोटल पार वैल्यू होती है बैलेंस शीट में। इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। बैलेंस शीट में पार वैल्यू है ये। रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स जो भी दिए हों, इनका कुछ नहीं करना। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो रिटेन्ड अर्निंग्स आती है। तो जितनी भी कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होगी, उसकी वजह से कंपनी की मार्केट प्राइस पहले ही स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ चुकी होती है। इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग का इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड होता है। रिटेन्ड अर्निंग का इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड होता है, तो आपने इसको कभी कुछ नहीं करना। मार्केट वैल्यू या वैक निकालते हुए, हाँ अगर कह दे बुक वैल्यू लें शेयर्स की, बुक वैल्यू, फिर आप 1,50,000 ये दोनों को जमा करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी, फिर ले लेना। मार्केट वैल्यू में नहीं लेना इसको। रिटेन अर्निंग्स को इग्नोर करना है फॉर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट आ जाए 11% बैंक लोन। तो ये बैंक लोन की टोटल वैल्यू है। और ये क्या चीज होती है जो ये लिखा हुआ है, किसी भी डेट के साथ अगर ये परसेंटेज आ जाए तो ये क्या होती है बताएं। किसी भी डेट के साथ, कर्जे के साथ आ जाए, तो ये उसका जिस वक्त वो लोन लिया गया था, आज का नहीं, जिस वक्त ये लोन लिया गया था, ये उस वक्त का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, जिसको फिक्स्ड कूपन भी कहते हैं कई लोग। तो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट कहते हैं बस। तो ये 11% इंटरेस्ट रेट है, या कूपन रेट भी कई बच्चे कह देते हैं, ठीक है। तो ये जब पहली दफा लोन लिया था कंपनी ने, तो ये लोन के साथ जो भी परसेंटेज दी होगी, ये वो इंटरेस्ट रेट है। इसी को कूपन रेट भी कहते हैं, लेकिन डिबेंचर में। कंपनी चाह रही है कि बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए और उसके लिए कंपनी को 50 मिलियन रुपए की जरूरत है। और कंपनी के पास ये 6 फाइनेंसिंग ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 के 6 फाइनेंसिंग ऑप्शन, ये तो रिक्वायरमेंट 2 में इस्तेमाल होंगे, क्योंकि नहीं सॉरी रिक्वायरमेंट 3 में, क्योंकि उसने रिकमेंडेशन मांगी है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसपे आपकी वैक कम से कम है। 6 के 6 को सॉल्व करके बताना है। अभी मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, तो फिर ये अदर इंफॉर्मेशन पढ़ने लगा हूं। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रिटर्न है ये आरएफ होता है। एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न, ये कैपम के लिए आरएम दिया हुआ है। कंपनी का जो करंट बीटा है, बीटा, बीटा रिस्क को शो करता है। कंपनी का जो करंट इक्विटी बीटा है, शेयर होल्डर का रिस्क है कंपनी का 1.3। लेकिन वो कहता है फ्यूचर में ये बीटा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, जो भी है। अगर कंपनी ऑर्डिनरी शेयर या प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू करेगी तो ये कम हो जाएगा रिस्क। अगर कंपनी डेट या बॉन्ड इशू करेगी तो ये बढ़ जाएगा। ये पार्ट सी के लिए दिया है, अभी मुझे करंट चाहिए। टैक्स रेट टी 30% है। पिछले 4 साल की डिविडेंड हिस्ट्री दी हुई है, और करंट ईयर 2025 की भी दी है। तो ये जब भी आपको डिविडेंड की हिस्ट्री देता है माजी की, तो इससे डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकालना होता है।
निकालें जी डिविडेंड का ग्रोथ रेट, अगर किसी को निकालना आता हो ये डिविडेंड हिस्ट्री से। निकालें जरा, ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है, प्लीज करें। किसी बच्चे को डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकालना आता हो, निकालें जल्दी से और मुझे आंसर बताएं। मैं भी करता हूं, देखता हूं क्या आता है। डिविडेंड का ग्रोथ रेट, जब भी डिविडेंड की हिस्ट्री आ जाएगी पिछले सालों की या रिसेंट ईयर की, इसको कहते हैं डिविडेंड हिस्ट्री। ये डिविडेंड की हिस्ट्री दी हुई है। डिविडेंड की हिस्ट्री है। जब भी ये हिस्ट्री आएगी तो इससे डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकलेगा। हाँ जी। लेटेस्ट डिवाइडेड बाय ओल्ड -1 × 100, नहीं जी ये गलत है। ये ग्रोथ रेट का तरीका नहीं है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ यहां निकालनी होती है। हाँ जी। लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट, और रेस पर 1/n, ये मिसिंग है, ये आपने बताया ही नहीं। सिंपल ग्रोथ नहीं निकालनी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं इसको। ये निकालते हैं यहां पर, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। जी। यहां हम ग्रोथ नहीं निकालनी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं इसे। तो लेटेस्ट डिविडेंड, हाँ जी, लेटेस्ट डिविडेंड जो है वो 14 है रुपीस। ये डी नॉट भी है हमारा रिसेंट ईयर का। पुराना डिविडेंड 10 रुपीज है। एन का मतलब होता है जंप्स। 22 से 23 तक एक दफा चेंज को जंप कहेंगे। 23 से 24 तक दूसरा जंप। 24 से 25 थर्ड टाइम चेंज है। तो 1/3 -1। तो ये एक बच्चा निकाल बैठा हुआ है, और ठीक निकाला है उन्होंने। तो ये आता है 0.1187। परसेंटेज में भी लिख सकते हैं इस तरह भी। जो परसेंटेज में लिखेगा वो 11.87 कहेगा, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। चले जी, एग्जिस्टिंग वैक तो निकालें इसकी कंपनी की। एग्जिस्टिंग वैक के लिए सिर्फ दो चीजें हैं, ऑर्डिनरी शेयर और बैंक लोन। लिखें जी, जल्दी करें जल्दी। एग्जिस्टिंग वैक, कंपनी का नाम लिखें और उसकी एग्जिस्टिंग वैक निकालें। एग्जिस्टिंग वैक सारी पुराने डेटे से निकलती है। जी बच्चे, सॉरी, कॉलम्स बनाए जो हमारा टेबल का फॉर्मेट था। सबसे पहला कॉलम है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जी जनाब। तो उसमें हमारे पास प्रेजेंटली ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और लॉन्ग टर्म डेट में सिर्फ एक ही है, बैंक लोन। बस और कुछ नहीं है। हाँ जी। मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं दी गई। मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं दी गई। तो ये अब यहाँ पे नहीं कैलकुलेशन में कर सकता, तो नीचे ही कर लेंगे कंप्यूटेशन। कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 बना लें डायरेक्ट। टोटल मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू, या कंप्यूटेशन की जगह छोड़ दें, ठीक है, मर्जी आपकी। ये वाला कॉलम जो है ये, क्योंकि यहाँ सीधी सीधी नहीं है, ये पूरे सवाल को पढ़ लेंगे, आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं मिलनी। ये कॉम्पिटिशन्स के लिए मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स थे।
मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स थे कंपनी के। कितने थे जनाब? 1 मिलियन। ऑर्डिनरी शेयर्स। हाँ जी। टोटल मार्केट वैल्यू, ये दूसरा मेन कॉलम है, सॉरी। टोटल मार्केट वैल्यू। तो ये कंप्यूटेशन का स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, इधर नीचे कर लें चाहे। कई बच्चे परेशान होते हैं कि सर अगर यहाँ ना करें, तो ये रुपीज इन थाउजेंड लिखूंगा इधर। स्पेसिफिक कॉस्ट हर एक की परसेंटेज में। ओवरऑल कॉस्ट कंपनी लेवल पे, फंड्स की ओवरऑल कॉस्ट। लें जी, ये स्ट्रक्चर है। अब हमने स्ट्रक्चर की फिलिंग करनी है। ऑर्डिनरी शेयर्स की टोटल वैल्यू तो नहीं मुझे पता, लेकिन बैंक लोन की टोटल वैल्यू मुझे पता है। बैंक लोन की 1 लाख, थाउजेंड उन्होंने भी कॉमन लिए हुए हैं। चलो आ जाए जनाब। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर में ये मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगी। तो लिखें जी, ऑर्डिनरी शेयर्स में, हाँ जी, ऑर्डिनरी शेयर्स में मार्केट वैल्यू के लिए आपको डिविडेंड मॉडल चाहिए होगा। डिविडेंड का डाटा है ना, ये लगाना है हमने। ये मार्केट वैल्यू ना दी हो तो मैंने कहा था ये लगाएंगे ये। लेकिन उसके लिए केई कैपम वाली चलेगी। कैपम का केई निकालें पहले, पहले जो डाटा दिया है उसके मुताबिक। तो वर्किंग वन लिखें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग कैपम। हाँ जी, कैपम की मदद से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लें। पूरे टॉपिक में परसेंटेजेस ओपन करके लिखते होते हैं। बीटा माइनस आर एफ। हाँ जी, आर एफ कितना है? रिस्क फ्री रेट यहाँ दिया हुआ था 8% और 1.3 है। 12%। परसेंटेज ओपन करके सॉल्व करना है, बाद में चाहे लिख लें परसेंटेज जी। क्या आता है जनाब? निकालें। 0.132। 13.2%। कॉपी करें ऊपर आके, और साथ वर्किंग रेफरेंस दे दें W1। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से चलेंगे तो कभी नंबर नहीं कटेंगे। पहले कॉस्ट क्यों निकाली है? क्योंकि डिविडेंड मॉडल में कई चाहिए होती है। तो अब मैंने मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है, तो वर्किंग टू मार्केट वैल्यू पर ऑर्डिनरी शेयर चाहिए डिविडेंड मॉडल से। और डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ नहीं, विद ग्रोथ प्रेफरेबल है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ। पिछले सालों की ये जो डिविडेंड हिस्ट्री दी है, उस हिस्ट्री से कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगता है। वेरिएबल ग्रोथ के लिए फ्यूचर में डिविडेंड खुद बताए होंगे। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू डी के ई माइनस जी। अब इसमें जी पहले निकालेंगे। ग्रोथ रेट 14 डिवाइडेड बाय, वो हमने ऊपर निकाला था, 10। 1/3 माइनस 1। के ई मेरे पास है
ऊपर निकाली हुई है 0.132। अच्छा जी, D1 का मतलब होता है 1 साल बाद का डिविडेंड। 1 साल बाद का डिविडेंड, तो आज का डिविडेंड मुझे दिया हुआ है रीसेंट ईयर का। रीसेंट ईयर का डिविडेंड था 14 रुपए। उसको इंक्रीज कर ले ग्रोथ रेट के मुताबिक, तो D1 आ जाएगा। D1 का मतलब होता है डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, तो उसमें 1 साल का ग्रोथ इनकॉर्पोरेट कर लें, तो ये आ जाएगा 15.66। हाँ जी। अब सॉल्व करें जी। पहले फॉर्मूला लिखें, फिर उसके एलिमेंट्स पूरे कर लें। अब मेरे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। टोटल नहीं है, ये पर शेयर है डिविडेंड। हाँ जी, अजान हो रही है तो मैं जरा खामोश हो रहा हूँ। कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल ली है, करंट या एग्जिस्टिंग आज की डिविडेंड मॉडल से। एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू पर शेयर आ गई है 1177.44। ये इधर प्लग इन की जाएगी। एक शेयर इतने का है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मल्टीप्लाई करें। हाँ जी। तो मेरे पास जो ये आ रहा है वो आ रहा है 177440, 1000 कॉमन लेके। 1277440। जी बेटा। उसके बाद जो ये बैंक लोन होता है, इसकी तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू हमने लिखी हुई है, लेकिन इसकी ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी है अब। तो वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस दे दें और ये वर्किंग 3 का रेफरेंस देंगे। बैंक लोन की कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो वो बहुत सिंपल होती है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको बस इंटू 1 - T करना है। तो बैंक लोन की कॉस्ट निकालनी है। और हमारा सवाल का ए पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो बैंक लोन की कॉस्ट निकालने के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट दिया होगा आपको, या जिसको कूपन रेट कहते हैं, उसको 1 - T कर ले बस। तो इंटरेस्ट रेट 11% था। हाँ जी, 11% था। और टैक्स रेट जो था वो 30% है। जी जनाब। तो 0.077 या 7.7% आ जाए जनाब, 7.7%। अब हमने ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है, तो उसका तरीका ये है कि 13.2 लिखे, परसेंटेज साथ ऐसे लिख दे कैलकुलेटर पे, 13.2 टाइप करेंगे। 7.7 इंटू ये, अब वेट कैसे आएगा, 11,77,440 डिवाइडेड बाय टोटल। इसी तरह 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू। परसेंटेज तो वैसे ही लिख दी जाएगी। अब कैलकुलेटर पे मैं करूंगा 13.2, या परसेंटेज इधर भी ओपन करनी है तो कर लें। 11,77,440 डिवाइडेड बाय 12,77,440, सो इट विल बी 12.17%। और ये नीचे जो आएगा ये 7.7।
0.60। तो अब आपने इन दोनों का करना है टोटल। तो ये कंपनी की एग्जिस्टिंग वैक आ जानी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल पास्ट पेपर में भी है। बल्कि ऐसा तो कई दफा आया हुआ है जिसमें बैंक लोन है और ऑर्डिनरी शेयर्स है, एग्जिस्टिंग वैक निकालनी है। ले जी, ये हमारा ए पार्ट मुकम्मल हो गया है। इसमें किसी बच्चे का कोई मसला है तो पूछ लें। चलें आगे। अगर आप ये सवाल करके आते तो हमारा काफी टाइम बच जाता। मैंने फिर सिर्फ टैली करना था, लेकिन वो अब मैं समझाने के मोड में चला गया हूँ। डेफिनेटली अब टाइम ज्यादा लगेगा। जी बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट, ए पार्ट के बाद बी पार्ट में क्या मांगा हुआ है? कहता है, हाँ जी, कहता है कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच रिडीमेबल बॉन्ड। हाँ जी, रिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व रेट्स। तो ये यील्ड कर्व रेट्स मार्केट के रेट्स होते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर होते हैं, डेट इन्वेस्टर। तो कहता है मार्केट वैल्यू निकालें रिडीमेबल बॉन्ड की। कौन से वाले रिडीमेबल बॉन्ड की? ये वाला जिसमें ये यील्ड कर्व रेट्स दिए हुए हैं। तो आपने इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालनी है, बाद में फिर इसकी कॉस्ट शोसिस करनी है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इस्तेमाल होनी है चौथे पार्ट में। लेकिन उसने कहा जी मार्केट वैल्यू निकालें इसकी। तो इस ये 10.4% वाली की बात की है, वो ज़रा रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा मसला है। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ 10.4%। जी, बस। हाँ जी, मार्केट वैल्यू निकालें 10.4% रिडीमेबल बॉन्ड की। चलो टोटल मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ 10.4% रिडीमेबल बॉन्ड्स। ठीक है जी। टोटल मार्केट वैल्यू निकालें और स्पॉट यील्ड का रेट से 10.4% वाले मतलब रेफरेंस के लिए, ताकि क्लियर हो जाए। पर बॉन्ड भी मांग सकता है, टोटल भी मांग सकता है। तो पर बॉन्ड भी निकाल सकते हैं और टोटल भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ज्यादा बेहतर तो ज्यादातर वो जो कैलकुलेशन करवाता है ना, वो पर बॉन्ड ही करवाता है। ईच, ये ठीक है। चलें जी, देखें क्या कहता है वो। अब इसमें करना क्या होता है, मैंने आपको बताया था रिडीमेबल बॉन्ड की अगर आपने मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो आपने इंटरेस्ट की और रिडम्पशन की पीवी निकालनी होती है, केडी। ये जो केडी रेट है ना, यही यहाँ पे ये स्पॉट यील्ड का रेट्स हैं। एक केडी रेट की बजाय ये मेच्योरिटी के हिसाब से रेट्स दिए हुए हैं। ये यील्ड रेट्स केडी का काम करेंगे हर साल के लिए अलग अलग। जैसे वो कहता है कंपनी इज प्लानिंग टू इशू 10.4% बॉन्ड्स टू फाइनेंस इट्स प्रोजेक्ट। ये 10.4% फिक्स्ड कूपन रेट है।
ये फिक्स्ड कूपन रेट है। बॉन्ड जब इशू होता है तो पहली दफा उस पे ये रेट फिक्स होता है। तो ये फिक्स्ड कूपन रेट है, इससे इंटरेस्ट की अमाउंट निकलती है पार वैल्यू पे। कहता है ये डिसाइड हो चुका है कि ये बॉन्ड पार पे रिडीम होंगे, पार वैल्यू 1,000 रुपये है, और 4 साल बाद, 4 साल बाद रिडीम होंगे। एनुअल इंटरेस्ट जो बॉन्ड का है वो हर साल के एंड पे देना है। आपसे कहता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, आल्दो ये वैसे प्रोजेक्ट के लिए इशू किया जा रहा है, लेकिन वो कहता है इस बॉन्ड की, एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो बी पार्ट में मार्केट वैल्यू वैक छोड़ दी उसने। बी पार्ट में कहता है कि जी मार्केट वैल्यू निकाल के दिखाएं बॉन्ड की, ऑफ ईच रिडीमेबल बॉन्ड। ये यील्ड कर्व का टॉपिक आपको आना चाहिए, ये इसको कवर किया गया है। मार्क एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच रिडीमेबल बॉन्ड बाय यूजिंग यील्ड कर्व रेट्स। हाँ जी। तो साफ सी बात है, बॉन्ड 4 साल का है, तो आपने 4 साल का इंटरेस्ट, यानी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होना है मार्केट वैल्यू के लिए। पीवी ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है एट यील्ड कर्व रेट्स, और प्लस रिडम्शन की, रिडम्शन की पीवी निकालनी है ये यील्ड कर्व के जो रेट्स दिए हुए हैं। सिंपल, ये आपने पीवी निकालनी है यील्ड कर्व के रेट्स पे। तो ये फॉर्मूला चलना है। तो सबसे पहले ये जो बॉन्ड है इसकी पार वैल्यू के अगर मैं डेटा पॉइंट आउट करूं, तो बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी थी? पार वैल्यू जो उसके फेस पे प्रिंटेड होती है, बॉन्ड की पार वैल्यू दी हुई थी 1,000 रुपए। रिडम्पशन भी पार पे है, और इंटरेस्ट 10.4% है, तो अमाउंट निकाल लेंगे जी। इसमें टैक्स का कोई काम नहीं होता। तो पार वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू कंपनी नहीं निकाली जाती, विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर निकाली जाती है। पार वैल्यू दी हुई है, और ये इसकी रिडम्शन वैल्यू भी है। अच्छा, इसके ऊपर एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इन्वेस्टर को कंपनी से? 1,000 रुपए का 10.4%। तो निकालें जी, इन्वेस्टर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 104 रुपए एक बॉन्ड पे। बॉन्ड की मेच्योरिटी कितने साल की है? 4 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। रिडम्शन पावर पे है। अब हमने इंटरेस्ट की पीवी निकालनी है और रिडम्शन की पीवी निकालनी है। इंटरेस्ट की और रिडम्शन की पीवी निकालनी है। तो टेबल बना लेंगे, ईयर्स, डिस्क्रिप्शन, कैश फ्लोस। 4 साल लाइफ है, तो 4 साल के एंड पे इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टर को 104 रुपए हर साल। आखिरी साल इंटरेस्ट भी मिलेगा और रिडम्शन के पैसे भी मिलेंगे। तो 1,000, 104 रुपए जमा 1,000, 1,104 रुपए की पीवी निकालनी है। अब हमने पीवी निकालनी है, और पीवी जो निकालनी है वो यील्ड कर्व के रेट्स दिए हुए हैं उस पे। तो साफ सी बात है, पीवी का ये वाला फॉर्मूला जो होता है वही लगा दे। हाँ जी। तो 104 की पीवी इनटू, पहले साल के लिए रेट क्या है यील्ड कर्व का रेट? 8, 9.5, 11।
8%, 9.5, 11। हर साल का अलग अलग रेट ले लें, और 1104 इंटू 12.5%। तो जब हम ये पीवी निकाल लेंगे, तो इसको प्लस कर दें, ये मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड आ जाएगी। यील्ड कर्व रेट्स को यूज करते हुए, यील्ड कर्व रेट्स दिए हुए क्वेश्चन में, सिंपली आपने इनको एज अ डिस्काउंट रेट यूज करते हुए इसके ऊपर मार्केट वैल्यू निकालनी होती है। 1,000 रुपए का बॉन्ड 1,000 रुपए इशू नहीं किया जा रहा, तो मार्केट में जिस वैल्यू पे इशू होगा, या मार्केट वैल्यू इस बॉन्ड की क्या होगी जिस दिन इशू होगा, वो निकालने को कह रहा है। हाँ जी, करें जी इसको जरा। 104 इंटू 1.08 रेस पर -1, 96.30। चेक करते जाए बच्चे, ऐसे ही है। अब ये कई लोगों को पता होगा ये टॉपिक का, कईयों को पता ही नहीं होगा किताब में। सबको पता है ना ये टॉपिक का, यील्ड कर्व क्या होता है, रेट्स क्या होते हैं। ये आई कैप के पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, एमसीक्यूज में। वही सवाल मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। आपको ये ऐसे ही लगेगा सर ने सारे सौ पास पेपर के क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं। हाँ तो किए तो कोई मसला नहीं, हमारा मकसद प्रैक्टिस करना है। 86.74। अगला 76.04। और आखिरी 1104। जी बच्चे, 689.22। 948.3। जो 1,000 रुपए वाला बॉन्ड है ना, हम उसको 1,000 रुपए पे इशू नहीं करेंगे, 948 पे इशू करेंगे, यानी डिस्काउंट पे इशू करेंगे। तो ये उसकी मार्केट वैल्यू आ गई एक बॉन्ड की, उसने मार्केट वैल्यू ही पूछी थी। 1,000 वाला जो बॉन्ड आप इशू कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू आज ये है। मार्केट वैल्यू, अगर कोई नया बॉन्ड इशू हो रहा हो ना, तो उसकी मार्केट वैल्यू को इशू वैल्यू भी कहते हैं। बल्कि इशू वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू भी कहते हैं जिस दिन कोई नया बॉन्ड इशू हो रहा हो। ठीक है, जब भी कोई नया बॉन्ड इशू हो रहा हो, याद रखें, जब भी कोई नया बॉन्ड इशू हो रहा हो तो उस दिन उसकी जो इशू वैल्यू होती है वही उसकी मार्केट वैल्यू होती है। इशू वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है, याद रखें जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहा है। तो ये एक बॉन्ड की इशू वैल्यू या मार्केट वैल्यू है। टोटल इसकी मार्केट वैल्यू 50 मिलियन फाइनेंस लेना चाह रही है कंपनी, तो वो होगी टोटल। ये एक बॉन्ड की इशू वैल्यू या मार्केट वैल्यू है। अच्छा जी, आ जाए सी पार्ट में क्या कहता है। सी पार्ट में वो कहता है जनाब, रिकमेंड करें कि कंपनी को फाइनेंसिंग कहाँ से लेनी चाहिए। और वो कहता है आपने ये जो मार्केट वैल्यू ऊपर निकाली है ना, इसी को यूज करना है। ठीक है, रिडीमेबल बॉन्ड जो है ना, उसकी मार्केट वैल्यू यही वाली यूज करनी है जो आपने ऊपर निकाली है। ठीक है जी, ये वाली 948 की मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड। टोटल मार्केट वैल्यू बॉन्ड्स की 50 मिलियन ही होगी, क्योंकि कंपनी 50 मिलियन लेना चाह रही है। एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू नहीं थी, वो मैंने निकाल ली। ये देखेंगे उसने कहा है
कंपनी 50 मिलियन लेना चाह रही है, तो 50 मिलियन इन सब ऑप्शंस के लिए है टोटल। इन सब की टोटल मार्केट वैल्यू 50 मिलियन ही काउंट होगी। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर 1 में कंपनी क्या इशू करना चाह रही है? कंपनी ऑर्डिनरी शेयर इशू करना चाह रही है। और ऑर्डिनरी शेयर इशू करने से कंपनी का जो बीटा होगा वो 1.2 पे आ जाएगा, जैसे ये नीचे भी कहा हुआ था। जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, बीटा गिर के 1.2 पे आ जाएगा। वो वाकई 1.2 पे इसने लिखा हुआ है। तो ये बीटा के चेंज होने से क्या होगा? केई कैपम से चेंज होगी। केई के चेंज होने से मार्केट वैल्यू पर ऑर्डिनरी शेयर चेंज हो जाएगी। तो ये अब आपने दोबारा रिवाइज बैक निकालनी है ऑप्शन 1 में। तो मैं तो ये जो एग्जिस्टिंग वैक निकली हुई थी इसी में चेंजेस लाऊंगा। कॉपी करने लगा हूं रिवाइज्ड वैक ऑप्शन 1 की। दोबारा कैपम का मॉडल लगाएंगे और दोबारा मार्केट वैल्यू निकालेंगे ऑर्डिनरी शेयर की। लेकिन बैंक लोन की कॉस्ट दोबारा नहीं निकालेंगे, वो तो पहले निकली हुई है, ठीक है। ये लें जी, सी पार्ट के लिए ऑप्शन 1। हाँ जी, अब मैं सी पार्ट करने लगा हूं रिवाइज्ड वैक। रिवाइज्ड वैक। अब हमने रिवाइज्ड वैक निकालनी है। और ऑप्शन 1 क्या है? इशू ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी 50 मिलियन के नए ऑर्डिनरी शेयर इशू करना चाह रही है। हाँ जी, कंपनी 50 मिलियन के नए ऑर्डिनरी शेयर इशू करना चाह रही है जनाब। ये एक तो ये चेंज हो जाएगी। हाँ जी, ये भी चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी चेंज हो जाएगा। ये नहीं चेंज होगा। लेंगे। ये बीटा चेंज हो जाएगा। उसने कहा है नया बीटा 1.2 होगा। तो 1.2 के हिसाब से निकालेंगे। अब ये वर्किंग नंबर चेंज हो जाएंगे। वर्किंग नंबर पहले वर्किंग 3 तक आ चुके थे, अब वर्किंग 4 होगी ये। हाँ जी, वर्किंग 3। तो ये वर्किंग 4 होगी। और ये वर्किंग 5 होगी। जी जनाब, नया क्या आता है? ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है 0.128। 12.8%। 12.8%। 12.8%। ये आ गई जी आपकी नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ये सेम रहेगा। डिविडेंड सेम रहेगा। ये वाली जो पुरानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी 13.2, ये चेंज होकर 0.128। और ये फॉर्मूला चेंज होगा, आंसर चेंज होगा। जी जनाब, करें। जहां जहां चेंज आ रही है मैं सिर्फ वो चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है। 1683.87 चेक करें। चेक करें जनाब, यही आता है।
1683.87 पर शेयर। हाँ जी। जी बेटा प्लीज चेक कीजिएगा। एक शेयर की मार्केट वैल्यू यही आती है 1683.87। जो चीजें चेंज हुई हैं मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये चेंज हुआ है बीटा, ये चेंज हो गया है, यहाँ ये चेंज हुआ है जिससे फिर ये आंसर चेंज हुआ है। तो अब ऊपर आके लिखेंगे 1683.87 रुपीज का एक शेयर की वैल्यू है, इंटू 1 मिलियन शेयर्स। और उसमें जितना भी नया फाइनेंस ले रहे हैं वो नए फाइनेंस की टोटल मार्केट वैल्यू 50 मिलियन है। वो वैसे ही जमा कर दें 50 मिलियन। जो नए शेयर इशू किए जा रहे हैं ना वो उसमें ऐड हो जाएंगे। अलहदा भी लिख सकते हैं नीचे, पुराने शेयर और नए। मैं वैसे मर्ज करके लिखता हूँ शेयर्स को। डेट अलहदा अलहदा लिखी जाते हैं, शेयर्स को हम मर्ज कर देते हैं। तो 16 ऊपर वाला ही काम किया है। ऊपर पर शेयर वैल्यू को इनटू नंबर ऑफ शेयर्स किया था, यहाँ पे भी पर शेयर वैल्यू को इनटू नंबर ऑफ शेयर्स किया प्लस 50 मिलियन। जो नए शेयर इशू किए जा रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू 50 मिलियन ही है। तो 1683 तादाद नहीं, अमाउंट 1683.87 इंटू 1 मिलियन को मैं थाउजेंड्स में कर रहा हूँ, प्लस 50 मिलियन को 50,000, तो मेरे पास ये आ रहा है थाउजेंड्स में 1733,870। चेक कर लें, 1833,870। नए ऑर्डिनरी शेयर्स इसमें 50 मिलियन के ऐड किए, तो पुराने और प्लस नए दोनों को मिला के, हाँ जी, यही कॉस्ट है 12.8%। तो 1733,870, और नीचे टोटल क्या है 1833,870। ले जी। वर्किंग फोर, वर्किंग फाइव, 12.8 ओ 1733,870 डिवाइडेड बाय 1833,870। तो ये मेरे पास आ रहा है 12.10, 7.7। 0.42, 12.52। एग्जिस्टिंग वैक से नहीं इसको कंपेयर करना, एग्जिस्टिंग से नहीं करना, हर ऑप्शन की वैक को आपस में कंपेयर करना है। तो ये मेरी पहली ऑप्शन का आंसर आया है। यानी अगर हम ऑर्डिनरी शेयर से पैसे लेते हैं, अगर हमारी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर से पैसे लेती है तो ये हमारी वैक होगी। हाँ जी, नई वैक होगी या रिवाइज्ड वैक। इसी तरह दूसरे केस में हम पैसे कहाँ से लेने लगे हैं, वो कहता है अगर हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करें, 9% उनका रेट ऑफ डिविडेंड है, 100 रुपए पार वैल्यू है, और उनको 90 रुपीज पे इशू किया जा रहा है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू दी हुई है, यही 90 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू है। एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू, इशू वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है पर शेयर या पर बॉन्ड। तो लिखें जी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए ये कैसे सॉल्व होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर 2। बल्कि सारा टेबल, ये सिर्फ ये टेबल कॉपी होना है।
क्योंकि बीटा कम हो रहा है, उसने कहा था बीटा कम होगा, चाहे ऑर्डनरी शेयर इशू करें या प्रेफरेंस शेयर इशू करें, बीटा कम होना है। लें जी, ऑप्शन टू। हाँ जी, ऑप्शन टू क्या है? इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इशू ऑफ 9% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 50 मिलियन के हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? ये 50 मिलियन तो इसमें ऐड नहीं होगा। ये ऐसे ही रहेगा। शेयर प्राइस दोबारा क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसने कहा था ऑर्डनरी शेयर इशू हो या प्रेफरेंस शेयर इशू हो, आपका बीटा गिर के 1.2 पे आ जाएगा, तो वो 1.2 का बीटा मैंने यही दोबारा के ही चलेगी, यही मार्केट वैल्यू चलेगी, ठीक चल रही है ये 1683 पॉइंट। हाँ, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स और उनकी टोटल मार्केट वैल्यू 50 मिलियन, मतलब 50,000 है टोटल। एक प्रेफरेंस शेयर 90 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूं मैं, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं। एक प्रेफरेंस शेयर 90 रुपए पे इशू हो रहा है, टोटल मार्केट वैल्यू 50 मिलियन है। हाँ जी, 1683,870, ये टोटल सेम रहेगा। हाँ जी, ये टोटल सेम रहेगा। अब इसमें ये 1683। हाँ जी, तो अब ये, अब आपका यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो वर्किंग सिक्स मुकम्मल हो जाएगी, वर्किंग सिक्स। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे निकलती है? वर्किंग सिक्स, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलती है? तो प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ डेट्स पे होता है। प्रेफरेंस शेयर डेट का पार्ट नहीं है, तो इस पे टैक्स का इम्पैक्ट ना ले लीजिएगा। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ था प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट अगर आपने निकालनी है तो डिविडेंड मॉडल ही लगेगा, डी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स डिव। डी का मतलब है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। तो अब इसमें डी कैसे आएगा? एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए की पार वैल्यू का है, उस पे 9% डिविडेंड है, 9 रुपए। पार वैल्यू पे डिविडेंड होता है हमेशा। मार्केट वैल्यू उसने कहा था 100 का है, लेकिन 90 पे इशू हो रहा है, तो इशू वैल्यू ही मार्केट वैल्यू ट्रीट होगी एक शेयर की। तो अब इसमें डेटा प्लग इन कर दें। 9 रुपए डिवाइडेड बाय 90 रुपए, 10% कॉस्ट ऑफ रेडी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी। 10% की कॉस्ट है। जी बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। 10% की कॉस्ट है, वर्किंग सिक्स।
और फिर वो यहाँ पे सॉल्व होगी। हाँ जी। 10% इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल 1833870। 1683870 डिवाइडेड बाय 1833870, ये आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, क्या आंसर आता है? 12.8। 11.75। 11.75%। उसके बाद 0.27%। तीनों को जमा कर लें। 12.44%। 12.44। हाँ जी, थोड़ी सी कम है। 12.44। ये लें जी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट भी मैंने इसमें काउंट कर ली। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसने कहा है सारी एक्सपेंशन को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किया जाए से किया जाएगा। 100 रुपए के शेयर है तो 100 पे इशू करेंगे, और रिडीमेबल भी पार पे होगा। याद रखें, अगर कोई भी चीज रिडीमेबल है, अगर कोई भी चीज रिडीमेबल है, चाहे वो डिबेंचर ही क्यों ना हो, अगर उसकी इशू वैल्यू और रिडम्शन वैल्यू दोनों बराबर हों, इशू वैल्यू जैसे यहाँ 100 रुपए है, रिडम्शन भी 100 रुपए है, तो ऐसे को रिडीमेबल पे सॉल्व करने की बजाय इसको भी इररिडीमेबल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आईआरआर से भी कर सकते हैं, वैसे मैंने कहा था रिडीमेबल हर चीज को आईआरआर से करना है, लेकिन ये शॉर्टकट बता रहा हूं एक। शॉर्टकट क्या है कि कोई भी रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी इशू वैल्यू और रिडम्शन वैल्यू दोनों बराबर हो, तो आप उसको इररिडीमेबल के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए। तो ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, इनको मैं इररिडीमेबल के तौर पे इसलिए सॉल्व कर लूंगा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये इशू भी पार पे हो रहे हैं, रिडीम भी पार पे होना है। तो आ जाए जी अगला ऑप्शन 3 में। हालांकि मैं लिखूंगा रिडीमेबल वाला ही प्रेफरेंस शेयर, लेकिन जो मेरा जवाब होगा उसको मैं इररिडीमेबल की तरह सॉल्व कर लूंगा। तो ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3। जी जनाब।
हाँ जी। ऑप्शन नंबर 3 में रिडीमेबल की तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, रिडीमेबल। ये 50,000 ये निकालनी है। हाँ जी। अब मैं सॉल्व इसको रिडीमेबल के तौर पे क्यों कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन क्या है? इशू वैल्यू और अगर पार वैल्यू सेम हो, सॉरी रिडम्पशन वैल्यू सेम हो जिस पे वो रिडीम होना है, तो फिर आप इररिडीमेबल की तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 रुपए का 9%, और ये भी 100 रुपए ही है, मार्केट वैल्यू इशू वैल्यू पार पे है। तो नीचे 100 रुपए रखेंगे तो वही 9% जवाब आ जाएगा। इसको तो ना भी सॉल्व करते तो 9% आना था यहाँ। तो इररिडीमेबल की तरह इसको सॉल्व कर लिया मैंने। इससे हमारे आंसर पे फर्क क्या पड़ेगा? 0.25 आ जाएगा ये, 27 की जगह। तो जानबूझ के टाइम बचा रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। सारा कुछ तो इसमें शामिल हो गया है। 12.42। ये लें जी। ऑप्शन नंबर 3 होगी। ऑप्शन नंबर 4 में रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं। ऑप्शन 4 में इशू ऑफ 10.4% वो रिडीमेबल बॉन्ड्स। इनकी जो मार्केट वैल्यू लेनी है वो उसने क्या है, वो लेनी है जो आपने ऊपर यील्ड कर्व से निकाली थी। टोटल मार्केट वैल्यू नहीं, पर डिवेंचर मार्केट वैल्यू। तो अब ये हम इसको दोबारा टेबल जब बनाएंगे तो यहाँ पे, हाँ जी, इसी टेबल को ज़रा चेंज कर लेंगे। मैं जानबूझ के बार बार टेबल नहीं बना रहा टाइम बचाने के लिए। तो कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझते हैं इसको कि जनाब एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, हम इसी को बार बार करेंगे और हमारे लिए ज़िंदगी आसान होगी। कुछ बच्चे बेचारे थक जाते हैं, वो कहते हैं ये कब ख़त्म होगा। तो हर तरह का स्टूडेंट होता है। लेंगे। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ मिटाना है वहाँ मिटा देंगे। रेफरेंस शेयर उड़ा देंगे। अच्छा जी। ये भी चेंज हो जाएगा। ये भी चेंज होना है क्योंकि जब भी उसने कहा था बॉन्ड इशू होंगे ना, तो बीटा बढ़ जाएगा। बीटा बढ़ जाना है। जब भी बॉन्ड इशू होंगे तो बीटा बढ़ जाना है। कोई भी बॉन्ड जब इशू होंगे तो बीटा ने बढ़ जाना है, उसने कहा है ना? अब ये सारे ही लिखना पड़ना है क्योंकि काफी खिचड़ी पक गई है जी। आ जाए जनाब। अब इसमें रिडीमेबल बॉन्ड्स इशू होने, 10.4% रिडीमेबल बॉन्ड्स। उनकी टोटल वैल्यू तो 50 मिलियन ही काउंट होगी, लेकिन एक बॉन्ड जो होगा वो हमने जो वैल्यू यहाँ निकाली थी 9 समथिंग,
एक बॉन्ड की वैल्यू 968 या 948.3 है। एक बॉन्ड 948.3 का काउंट होगा, इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बैलेंसिंग फिगर आ सकते हैं। तो लेकिन मैं नहीं निकाला, लेकिन ये वाली एक बॉन्ड की वैल्यू है, टोटल वैल्यू 50 मिलियन ही होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल सकते हैं कि हम कितने बॉन्ड्स इशू करेंगे। चले अभी ऊपर, लेकिन हमें दोबारा यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। अभी तक हम जो वर्किंग कर चुके हैं वो वर्किंग 6 तक थे, तो वर्किंग 7। दोबारा ऑर्डिनरी शेयर्स की वर्किंग करेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोबारा निकालेंगे कैपम से, दोबारा मार्केट वैल्यू निकालेंगे। हाँ जी। क्यों चेंज हो रहा है? उसने कहा था भाई बीटा जो है ना आपका, वो जब आप नए बॉन्ड इशू करेंगे तो बीटा इंक्रीज कर जाएगा। तो बीटा के इंक्रीज करने का इम्पैक्ट ये आएगा कि ये सारा प्रोसीजर आपको दोबारा रिपीट करना पड़ना है। ले जी, ये आ जाए यहाँ पे। वर्किंग 7। जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं ये मिटानी पड़ेंगी। ये गई, ये गया, ये गया, ये गया, और आंसर चेंज हो जाएगा। ले जी, उसने कहा था हमारा बीटा इंक्रीज कर जाएगा। अब बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है तो मैं सवाल वर्ड पे ओपन कर लेता हूँ। उसने कहा था जी, जब भी आपका बॉन्ड इशू होंगे तो बीटा बढ़ के 1.5 पे चला जाएगा। 1.5 पे, 1.5 पे चला जाना है बीटा। आ जाए जनाब 1.5। हाँ जी, 1.5 के बीटा से क्या आंसर आएगा? 0.14। 0.14। 0.14। 735.21 चेक करें। 735.21 बच्चे ये चेक कीजिएगा, यही आंसर आता है। 735.21। 735.21। हाँ जी, 735.21। जी जनाब, 735.21 पर शेयर है ये। वर्किंग 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 735.21 इंटू 1 मिलियन शेयर्स, तो ये आता है 735,210, 885,210। अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि अच्छा, ये कॉस्ट हमने निकाल ली थी, 14% है। 14%। सिर्फ रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट रह गई है,
और वो आईआरआर से आती है। तो रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट आईआरआर से आएगी, तो वर्किंग 9। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड्स। एक बॉन्ड का डेटा लेते हैं। हाँ जी। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड आफ्टर टैक्स। अब जो भी चीज कॉस्ट निकालेंगे आफ्टर टैक्स निकालेंगे। तो आईआरआर के लिए करना है आईआरआर से। तो पहले आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज के लिए पहले कैश फ्लोज का तयन करें। ईयर्स, डिस्क्रिप्शन और कैश फ्लोज। अब ये जो कैश फ्लोज लिखे होते हैं ये इन्वेस्टर के कैश फ्लोज होते हैं। कंपनी के एंगल से इनको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती ज्यादा। तो इन्वेस्टर अगर कंपनी से ये बॉन्ड खरीदेगा तो वो कंपनी से इशू वैल्यू पे खरीदेगा, और उसको ये पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे इशू वैल्यू या मार्केट वैल्यूज पे। तो 948 समथिंग थी एक उसकी मार्केट वैल्यू। 948.3। एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू थी 948। अगले 4 साल तक इन्वेस्टर को कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,000 रुपए पे 10.4%। तो 104 रुपये बनता था, लेकिन इसको 1 - T करना है आपने, क्योंकि आफ्टर टैक्स कंपनी के लिए निकालनी है। ऑल दो साइन इन्वेस्टर के हैं, तो यहाँ पे आफ्टर टैक्स करना होता है, तो 72.8 पर एनम एनविटी से हो जाएगा। चौथे साल उसने कहा था इसकी जो रिडम्शन होगी वो पार पे होगी। इन्वेस्टर को 1,000 रुपया मिलेगा रिडम्शन पे। अब आपको दो एज्यूम रेट्स पे इसकी पीवी निकालनी है। तो मैं पहले 10% पे पीवी निकालता हूं। तो ये 1,000 रुपए की पीवी 1.10 रेस पर -4। इसकी एनुटी फैक्टर से निकाल देंगे। 72.8 -1 प्लस 0.10 रेस पर -4 ओवर 0.10। जी जनाब। 683.01। हाँ जी, 948.3 था। इसकी पीवी क्या आती है? 230.77। तो अब इसकी एनपीवी निकाल लें, या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। जी, माइनस में आ रही है 34.52। अगर इस रेट पे नेगेटिव आ रही है तो दूसरा रेट का हम एज्यूम करेंगे, मिसाल के तौर पर 5%। तो 5% का रेट, अगर पहली एनपीवी नेगेटिव आ गई है तो दूसरा रेट लो एज्यूम करना है। तो 5% पे दोबारा एनपीवी निकालें इन्हीं कैश फ्लोज की। 948.3 ये। अब ये आपने इसकी 5% पे निकालनी है। 72.8 एज्यूम किया है, को 3 4 जो मर्जी कर लें। 72.8 इंटू 1 -4। लें जी, 1,000 इंटू 1.05 रेस पर -4। ऊपर यही आएगा। हाँ जी। 822
0.70। 258.15। चलेंगे। तो एनपीवी निकालें। ये क्योंकि नेगेटिव आ रही है, इसको एनपीवी एट हाई रेट कहते हैं। अब उम्मीद है पॉजिटिव आएगी। जी 132 पॉजिटिव। 55। इसको एनपीवी एट लो रेट कहेंगे। तो दो रेट्स पे एनपीवी निकाल ली। दो रेट्स पर हमने एनपीवी निकाल ली। एक 5% के रेट पे और एक 10%, दोनों एज्यूम रेट्स थे। एक पे नेगेटिव आ गई, एक पे पॉजिटिव आ गई। तो अब हमारी कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी आईआरआर के तरीके से। लो रेट 5% प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट इंटू हाई माइनस लो रेट। ये देख लें आईआरआर का क्या आंसर आता है। हाँ जी, बताइएगा क्या आता है। हाँ जी, ये मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.0897 और 8.97%। 8.97% आ रहा है, चेक कर लें। ठीक है, 8.97 या 98 जो भी है, 8.97%। तो ये रिडीमेबल भी आ गया जी। रिडीमेबल की कॉस्ट कैसे निकालनी है? 8.97% आईआरआर के तरीके से हमने निकाली है। आईआरआर के टेबल में जितने भी कैश फ्लोज हैं वो हम इन्वेस्टर के एंगल से ही लिख रहे होते हैं, लेकिन बस 1 - T अटैच कर देते हैं। 8.97%। वर्किंग 9 होगा शायद ये। वर्किंग 9। हाँ जी। अब हमने यहाँ पे 14% इंटू 735210 डिवाइडेड बाय 885210, उसके बाद 7.7% इंटू 1,885210, और तीसरा 8.97% 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल। जो ये आंसर आएंगे इनको एडअप कर लें, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, रिवाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर ऑप्शन 3 या 4, जो भी ऑप्शन है। आप देखें कि आपको बहुत ज्यादा फोकस से ये करना है क्वेश्चन, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना गलती का चांस बढ़ जाएगा।
11 पॉइंट, क्योंकि एक वक्त के बाद आप थक जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से चलेंगे तो फिर गलती का चांस कम है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से नहीं चलेंगे तो फिर आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा था, या मैं क्या कर रहा हूँ। 0.51। तो ये हमारी रिवाइज्ड वैक निकल आएगी। चेक करें क्या ये ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन मैं भी गलत कर सकता हूँ। प्लस माइनस की बात है। 13.01। ये हमारी ऑप्शन 4 में थी वैक। चार ऑप्शन हो गई हैं, दो रह गई हैं बस। हाँ जी, चार ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिए हैं अभी तक। नो डाउट हमारी सारी क्लास ये ले गया क्वेश्चन, लेकिन ये आपके पूरे टॉपिक को रिवाइज कर देगा, और इसमें से आना लाजमी होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से। बाकी अब आपकी किस्मत है। हमने तो कोशिश की है पूरा टॉपिक रिवाइज करने की, अब हो सकता है कि इस दफा आए ना। तो कोई कुछ भी कहा जा सकता है। वैसे होता नहीं ऐसा। आई कैब का पेपर इसके बगैर बनता नहीं। हाँ जी, ओ पल्ले पड़ रहा है कि छापा ही लगाई जा रहे हैं बच्चों? प्लीज बताएं। वो जरा सांस ले लूं मैं भी लिख लिख के थक गया हूँ। हाँ जी, समझ आ रही है। कॉपी पेस्ट तो नहीं करी जा रहे, बस ठक छाप रहे हैं, अच्छा बाद में देखेंगे। सर मैनेजेरियल कर लें पहले, इसके बाद चेंज हो जाएगी थोड़ी। इसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा बेटा। 6 से 9 का टाइम है, 8:30 हो गए हैं। अब इसी को मुकम्मल करेंगे, कल सारा दिन मैनेजेरियल होगा। मैनेजेरियल में बीसीजी मैट्रिक्स इस दफा उम्मीद है करवाऊंगा। पोर्टर वैल्यू चेन इस दफा आने की उम्मीद है। स्वॉट एनालिसिस इस दफा आने की उम्मीद है, तो करूंगा। ये तीन मॉडल तो लाजमी है, बाकी टाइम हुआ तो चौथा पेस्टल। तो पहले इनकी डिस्कशन कर लेंगे। वैसे ये आधे आधे पौने पौने घंटे में या घंटे में भी हो जाए तो तीन मॉडल तो कल हो सकते हैं। और वैसे भी पढ़ने नहीं है, रिवाइज करने हैं। तो आप जरा ये देख के आइएगा कल, क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि इस सारे मॉडल्स का पर्पस क्या है। नहीं, बस अब वो बजटिंग का टाइम नहीं बचा बेटा। सारा कुछ तो नहीं हो सकता ना, ये तो अभी लिमिटेड सा है। बाकी बजटिंग की कुछ वीडियो पिछली दफा की पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो आई कैप की पिछली दफा कराई थी वो देख लीजिएगा। बल्कि वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रिकॉर्ड की हुई है मैंने बजटिंग की। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस आने की उम्मीद है इस दफा। तो यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है बजटिंग की, आल्दो वो पिछली दफा की है आई कैप की रिवीजन सेशन की, लेकिन यह शायद मैंने बाद में बैठ के रिकॉर्ड की थी, डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग। मुझे नहीं याद, पिछली दफा भी नहीं हो पाया था, टाइम कम होता है कहाँ इतना मुमकिन है, इतने 3 दिन भी रखे हैं। तो वो बस मेन मेन एरिया पे बात हो सकती है, सारा तो मुमकिन नहीं है बच्चे। चले आ जाए, बातें खत्म होगी बस, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पॉज लेना था, ले लिया। लिख लिख के मेरे भी हाथ दर्द कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। एक्सेल पे करते या कंप्यूटर पे करते तो जल्दी हो जाता। लेकिन ठीक है, एक अप्रोच बन जाती है कि अच्छा कैसे लेके चलना है क्वेश्चन को। स्ट्रक्चर का पता चलता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से चलेंगे तो गलती का चांस कम है। ऑप्शन नंबर 5 में क्या है जी? ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 में क्या कहा हुआ था क्वेश्चन में? ऑप्शन ऑप्शन 5 में कहता है, अच्छा जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करने हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड और जीरो कूपन कन्वर्टेबल, लो जी, ये दो कन्वर्टेबल आई कैप में आते ही कन्वर्टेबल हैं। ये बात याद रखिएगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड ही आई कैप में ज्यादातर आते हैं।
ऊपर जो मैं सिंपल रिडीमेबल करवा कर आया हूँ वो कम आते हैं, आते ही बॉन्ड्स आते ही कन्वर्टेबल आई कैप में। तो वो कहता है जी, कंपनी चाह रही है कि सारी एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए जाएं। 1,000 रुपए ईच का मतलब है पार वैल्यू भी 1,000 रुपए और इशू भी पार पे ही होगा। इशू वैल्यू भी 1,000 रुपए है। कहता है हर दो बॉन्ड जो है ना वो एक शेयर में कन्वर्ट होगा 4 साल के एंड पे। ठीक है, हर दो बॉन्ड एक शेयर में कन्वर्ट होगा। और मार्केट वैल्यू शेयर की क्या होगी जिस दिन रिडम्पशन या कन्वर्जन होनी है, एट द डेट ऑफ कन्वर्जन पे बल्कि कर लें। जिस दिन बॉन्ड ने शेयर में कन्वर्ट होना है, तो डेट ऑफ कन्वर्जन की मार्केट वैल्यू शेयर की बताई है, ईच ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू उस दिन की खुद बता दी है। अब डिविडेंड मॉडल से नहीं निकालनी या ग्रोथ से नहीं, जो भी खुद बता दिया है, कन्वर्जन वाले दिन की मार्केट वैल्यू 1,300 रुपये होगी एक शेयर की। दो बॉन्ड्स के बदले एक शेयर मिलना है। एक बॉन्ड के बदले दो शेयर्स नहीं, दो बॉन्ड्स के बदले एक शेयर मिलना है। दो बॉन्ड्स के बदले। अच्छा जी। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बिल्कुल रिडीमेबल की तरह ही सॉल्व होगा, बस उसमें लेकिन पहले कंपैरिजन होता है। तो इसी को कॉपी करने लगे हैं। ऑप्शन नंबर 5 बना लेंगे इसको। और उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह सेम रहेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इंक्रीज अब दोबारा नहीं लाना। अच्छा जी। मार्केट वैल्यू तो यही आएगी उसकी, ठीक है। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की कॉस्ट चेंज होगी। हाँ जी। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 50,000 या 50 मिलियन, ठीक है। अब उसकी जो कॉस्ट है वो निकालनी होती है, तो वर्किंग नंबर मेरा ख्याल है 10 हो जाएगी। वर्किंग 9 तो अभी ऊपर की है ये। हाँ जी। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, वन नोड अब हैंग होने लग पड़ा है क्योंकि हमने ज्यादा चीजें लिख दी हैं एक ही पेज पर। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में डायरेक्ट आईआरआर नहीं निकालते, बल्कि इसमें इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होती है कि या तो वो कंपनी से कैश ले ले या वो कंपनी से शेयर्स ले ले। तो इन्वेस्टर आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद शेयर्स लेगा या कैश लेगा, तो उसके लिए आपको पहले इसमें स्टेप 1 में कंपैरिजन करना होता है कि इन्वेस्टर को क्या चीज अपील करेगी। दोनों में से हायर वैल्यू की तरफ जाता है। ये कंपैरिजन आज बैठ के तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 4 साल बाद जब रिडम्पशन डेट आएगी या कन्वर्जन की डेट आएगी, तो इन्वेस्टर किस चीज को प्रेफर करेगा। इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन होती हैं, या वो कंपनी से कैश ले सकता है जिसको रिडम्पशन वैल्यू कहते हैं, या वो कंपनी से शेयर्स ले सकता है उनकी मार्केट वैल्यू। 4 साल के एंड पे शेयर्स की मार्केट वैल्यू को कन्वर्जन वैल्यू कहते हैं। जितनी मालियत के उसको शेयर्स मिलेंगे एक बॉन्ड के बदले, एक बॉन्ड के बदले जो कैश मिलेगा वो रिडम्पशन वैल्यू कहलाता है। एक बॉन्ड के कैंसल होने पे या कन्वर्ट होने पे जितने शेयर्स मिलेंगे वो कन्वर्जन वैल्यू कहलाती है। तो क्वेश्चन में ना बताया हो तो हम एज्यूम करते हैं रिडम्पशन पार पे होगी। हम एज्यूम करते हैं पार पे होगी। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है।
अगर आते हैं तो उसने कहा हुआ है 1,000 रुपए का बॉन्ड है, दो बॉन्ड एक शेयर में कन्वर्ट होंगे, यानी एक बॉन्ड के बदले आधा शेयर समझ लें, और रिडम्पशन नहीं बताई तो पार पे होगी। इसका मतलब है अगर रिडम्पशन हो तो 1,000 रुपया एक बॉन्ड के बदले मिलेगा। ठीक है, एक बॉन्ड के बदले 1,000 रुपया कैश। और अगर शेयर लेने जाएंगे तो दो बॉन्ड के बदले एक शेयर मिलना है, दो बॉन्ड्स के बदले एक शेयर मिलना है। तो वन शेयर मिलेगा अगेंस्ट वन बॉन्ड नहीं, टू बॉन्ड्स। दो बॉन्ड सरेंडर करके एक शेयर मिलेगा। इसका मतलब है वो जो एक शेयर मिलेगा उसके बदले दो बॉन्ड सरेंडर करने पड़ेंगे। और वो जो एक शेयर मिलेगा वो 1,300 रुपए की वैल्यू का है, 4 साल बाद की वैल्यू है, ये आज की नहीं है। आज की शेयर की वैल्यू तो ये थी 735 रुपए इस केस में। 4 साल बाद ये होना है, तो 4 साल बाद शेयर उसने कहा इस केस में 1,300 रुपए का ज्यूम करें। तो 1,300 इंटू 1/2। एक बॉन्ड के बदले दो शेयर होते ना तो मैं ऊपर टू शेयर लिख देता, दो बॉन्ड्स के बदले एक शेयर है, तो ये 650 रुपए की मालियत के शेयर मिलेंगे पर बॉन्ड। तो इन्वेस्टर को क्योंकि शेयर कम मालियत के मिल रहे हैं, पैसा ज्यादा मिल रहे हैं, तो इन्वेस्टर विल प्रेफर इनमें से बड़ी वैल्यू को, वो प्रेफर करता है रिडम्पशन वैल्यू। यानी कन्वर्ट नहीं कराएगा वो कैश लेगा। बच्चे कहते हैं बताया तो नहीं है, जब भी ना बताया हो तो रिडम्पशन होती है पार पे ही। कन्वर्टेबल की भी रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर लाजमी करना है, बताया हो या ना बताया हो। तो अब आपने स्टेप टू में आईआरआर निकालनी है, वो बिल्कुल ऊपर वाले टेबल की तरह निकलेगी, बस फिगर्स चेंज होंगी। तो स्टेप टू में कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल जो निकालनी है आफ्टर टैक्स, वो आईआरआर से निकालनी है। जी बच्चे, कन्वर्टेबल बॉन्ड की कॉस्ट निकालनी है आफ्टर टैक्स। तो अब ये कन्वर्टेबल बॉन्ड ही ज्यादातर आता है, ये बात याद रखिएगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड ही ज्यादातर आता है पेपर में। आई कैप कन्वर्टेबल बॉन्ड ही टेस्ट करता है। तो ये जैसे रिडीमेबल था इसी तरह मैं टेबल बनाऊंगा और उसको चेंज कर लेंगे, ये ईयर्स वाला। हाँ जी, चले। तो इस बॉन्ड की इशू वैल्यू पार पे ही है। हाँ जी, इशू वैल्यू पार पे है। अच्छा, इसको भी इरिडीमेबल की तरह कर सकते थे क्योंकि इशू वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू बराबर है। तो 1,000 रुपए का इशू है, 10% है जी इस पे इंटरेस्ट। 1,000 रुपये रिडम्पशन भी 1,000 रुपये, 10% इंटरेस्ट है, तो ये 70 आ जाएगा। जी, अब हमने 70 की वो निकालनी है पीवी। 4 साल लाइफ है।
वैसे इसमें टाइम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि इशू वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू बराबर है। तो इसको भी आप इररिडीमेबल की तरह सॉल्व कर सकते थे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। चले, मैंने टेबल कॉपी कर लिया हुआ था। 70, 221.83। हाँ जी, 221.89, सॉरी, 89। तो एनपीवी क्या आती है? 95.1 माइनस का 95.10। और अब ये नेगेटिव आई गया तो 5% पे करेंगे। हाँ जी, 5% पे प्रेजेंट वैल्यू। 248.22। 70.92। 70.92। लो रेट, एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट हाई रेट, हाई माइनस लो। ले जी, सॉल्व कर ले। 0.0713 या 7.13%। अच्छा, अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बावजूद अगर मैं ऐसे कर लेता कि मुझे पता था कि रिडम्पशन भी 1,000 रुपये है और इशू वैल्यू भी 1,000 रुपये है, तो इसको अगर मैं इररिडीमेबल के तौर पे कर लेता ना, तो मेरा जवाब वही आ जाना था, तकरीबन कोई 7%। लेकिन उससे मेरा जितना टाइम बचना था वो बड़ा कीमती था। तो मैं इसी को, जो कन्वर्टेबल है, अगर मैं इस कन्वर्टेबल को इररिडीमेबल के तौर पे करता, तो वो पहला स्टेप तो होगा, आईआरआर ना निकालता, इंटरेस्ट लेता 70 रुपए का 1 - t करके। इंटरेस्ट इंटू 1 - t डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो 70 रुपए डिवाइडेड बाय 1,000 रुपया। पॉइंट्स का थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन इससे टाइम बचता है। तो कन्वर्टेबल, हालांकि रिडीमेबल कन्वर्टेबल था, लेकिन क्योंकि इसकी इशू वैल्यू भी 1,000 है और इसकी रिडम्पशन वैल्यू भी पार बराबर है दोनों, जब ये बराबर होती हैं तो आपका टाइम बचता है इससे काफ़ी ज़्यादा, अगर आप रिडीमेबल चीज़ को इररिडीमेबल के तौर पे कर लें। तो चलो, मैंने तो अब ये कर लिया हुआ था, इसीलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ।
7.13%। लेकिन ये पेपर में बेवकूफ़ी नहीं करनी। पेपर में टाइम कीमती होता है। अगर इशू वैल्यू और रिडम्शन वैल्यू बराबर हो तो कोई ज़रूरत नहीं आपको रिडीमेबल चीज़ को रिडीमेबल के तौर पे करने की। इररिडीमेबल से करें और टाइम बचाएं। चलें, तो ये आंसर क्या आएगा? 7.13 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 885210, 0.40। 12.90। तो अब आप देखते जाएंगे सबसे कम वैग कहाँ पे है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। आखिरी उसने कहा है जीरो कूपन बॉन्ड। आखिरी उसने कहा है जीरो कूपन बॉन्ड। कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड इशू करना चाह रही है। जीरो कूपन का मतलब होता है इस पे इंटरेस्ट नहीं होगा। इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ 1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 1,000 का बॉन्ड है, 980 पे इशू करेगी कंपनी। बॉन्ड होल्डर कहता है बॉन्ड को ईच बॉन्ड को एक शेयर में कन्वर्ट करवा सकता है या प्रीमियम पे रिडम्पशन करवा सकता है। और मार्केट वैल्यू जब कन्वर्जन की डेट आएगी या रिडम्पशन की डेट आएगी तो वो 1,300 रुपये होगी। यहाँ पे भी रिडम्पशन या कन्वर्जन चौथे साल के एंड पे जब रिडम्पशन या कन्वर्जन की जाएगी तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू 1,300 रुपये होगी। तो अब जीरो कूपन बॉन्ड है वो भी कन्वर्टेबल। तो ये वर्किंग नंबर 11 होगी और उससे ऊपर ये वाला टेबल आपका दोबारा आखिरी दफा कॉपी होगा और फिर हमारा ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा ये लेंथी सवाल बन गया, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव करने के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा लेंथी बन गया। इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इससे ये इंप्रेशन नहीं लेना कि हम ये पेपर में कैसे करेंगे। तो कई बच्चे जो हैं ये इस टेंशन में आ जाते हैं कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, पेपर में कैसे होगा। पेपर में आता ही नहीं इतना लेंथी। पेपर में तो आता ही सिर्फ ये है कि एक एग्जिस्टिंग होगी और या दो ऑप्शन होंगे, मैक्सिमम दो ऑप्शन होंगे। एग्जिस्टिंग के साथ दो ऑप्शन होंगे या सिर्फ दो ऑप्शन होंगे जिनको आपने कंपेयर करना है कि कंपनी का फाइनेंसिंग प्रपोजल बेस्ट क्या है। लें जी, अब ये आपका ऑप्शन नंबर 6 है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 6 है इशू ऑफ जीरो कूपन कन्वर्टेबल बॉन्ड। हाँ जी, जीरो कूपन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू होगा। तो जीरो कूपन कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वर्किंग 11 होगी। कंपैरिजन 4 साल के बाद रिडम्पशन प्रीमियम पे होनी है, 15% प्रीमियम पे। 1,000 रुपए का बॉन्ड है, 15% प्रीमियम पे, 1,150 रुपए। 1,300 रुपए एक बॉन्ड के बदले एक शेयर। एक बॉन्ड के बदले एक शेयर कहा था उसने। हाँ जी, एक बॉन्ड के बदले एक शेयर। इन्वेस्टर एक बॉन्ड सरेंडर करेगा और उसको एक शेयर मिलेगा तो ये 1,300 की मालियत के होंगे, एक बॉन्ड के बदले जो शेयर्स हैं। तो यहां पर इन्वेस्टर को रिडम्पशन में फायदा नहीं है बल्कि कन्वर्जन में फायदा है। रिडम्पशन में नहीं, कन्वर्जन में फायदा है। ये इंटरेस्ट भी नहीं आना इसमें। जीरो कूपन है तो इंटरेस्ट नहीं आता।
इंटरेस्ट की ये पीवी शीवी भी नहीं आएगी इसमें। अब हम फिलिंग करते हैं आखिरी दफा, अल्लाह खैर करे। तो इन्वेस्टर ने क्या करनी है? इन्वेस्टर विल प्रेफर कन्वर्जन वैल्यू 1300 रुपये। अच्छा, उसने कहा था ये बॉन्ड जो है ना, 1000 रुपए का बॉन्ड है, लेकिन ये 20% डिस्काउंट पे इशू होता है। तो मेरा ख्याल है 20% डिस्काउंट 1000 का करें तो 800 बनता है। 20% डिस्काउंट, हाँ, 980 नहीं बनता। 1000 का 20% करें तो 800 रुपए की बनती है। चौथे साल इसकी रिडम्पशन कितने पे होगी? ओ सॉरी, कन्वर्जन 1300 पे होगी। तो ये 800 है, और 1300 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें 10% पे, -4। 887.92। 87.92 पॉजिटिव। जी, अब 15% पे निकाल लें। ताकि नेगेटिव एनपीवी आ जाए। 743.28। 56.72। हाँ जी, अब इसको आईआरआर के टेबल में, ओ आईआरआर के फॉर्मूले में प्लग इन कर लें। जी बच्चे, लो रेट था 10%। एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट इंटू हाई माइनस लो। लें जी। 0.1304। 13.04%। लें जी, ये वर्किंग 11 का आंसर आ गया, 13.04%। ये तो सबसे महंगा है, जीरो कूपन। 0.74। 13.24%। अब आपने नीचे रिकमेंड करना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें वैक सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर 6 तो सबसे महंगा है, 13.24। ऑप्शन 6 नहीं। ऑप्शन 5 12.9, इससे भी कम है कहीं। 13.019। 13.42। ओ सॉरी, 12.42, ऑप्शन 3। हाँ जी, ऑप्शन 3।
अभी सबसे कम ऑप्शन 3 चल रही है, 12.44, 12.52। जी बिल्कुल। ऑप्शन 3 जो है ना उसमें सबसे कम वैक है, 12.42। उसके बाद फिर 12.44 है। ऑप्शन 3 जो हमारी थी वो सबसे सस्ती वाली है, और ऑप्शन 3 क्या थी कि कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे तो कंपनी की जो रिवाइज्ड वैक है वो कम से कम होगी। ले, ये मुकम्मल हो गया क्वेश्चन। काफी लेंथी क्वेश्चन था। कोशिश की है कि तकरीबन सारा चैप्टर कवर करें। अगर आप करके आए होते तो हमारा काफी टाइम बच जाना था, लेकिन आप नहीं करके आए, चलें कोई मसला नहीं, मैंने करवा दिया है। बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं पूरे एमएफए में रिलेटेड टू एनपीवी, आईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बजटिंग, एफआरएम, कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं पास्ट पेपर में। जी बच्चे, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। हाल दो वैसे आप थक चुके होंगे, लेकिन साफ सी बात है, पढ़ने के दिन है। ठीक है, पढ़ने के दिन है, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जी, मेरा नहीं ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन है, तो मेरी तरफ से तो सेशन कंप्लीट है। ठीक है जी, आप क्लोजिंग कर सकते हैं। Dear students, today we have completed the second of third session on CAF 6 MFA Managerial and Financial Analysis. The material being used today will be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. We sincerely appreciate your dedication, knowledge, and tireless efforts in educating and guiding the students. Tomorrow will be third and final session on CAF 1, Financial Accounting and Reporting 1. The timings of this session will be from 9:15 a.m. to 4 p.m. Sir, thank you so much. Till then, take care and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।